हेलो बच्चों, वेलकम टू जियोन। तो आज इस टॉपिक नंबर सिस्टम पे हम ये दूसरा लेक्चर बनाएंगे। होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा और पसंद आया होगा। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक बेटा, लेट मी थैंक अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला वीडियो देखा, उनको पसंद आया, लाइक किया उन्होंने और उस पर कमेंट भी किया। एक क्वेश्चन मैंने उस पर पूछा था, उस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है। कई बच्चों ने आंसर दिया है, मैं भी उनका नाम कमेंट्स में जिन्होंने लिखा है जवाब, उसको पढ़ करके आपके सामने बताऊंगा। कुछ लोगों का जवाब सही है, कुछ को थोड़ा सा उन्होंने सिली मिस्टेक किया है, मुझे लगता है। कोई नहीं, तो आज फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आप फिर से जवाब दे सकते हैं। और एक चीज और मैं कन्फेस करना चाहूंगा बच्चों, मतलब मैं एक टीचर था जो ऑफलाइन पढ़ाता था, फिर परिस्थितियां ऐसी हुई, लॉकडाउन लगा और अब ये यूट्यूब चैनल बनाना पड़ रहा है। ये मेरे लिए एक तरीके का नया काम है, लेकिन तो मुझे भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हैबिट नहीं है वीडियो बनाने की, डर लगता है क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी चैनल्स हैं, लोगों के वीडियोस बन रहे हैं, लोग बाग देख रहे हैं। लेकिन मैंने बस एक चीज मानी लाइफ में बेटा, कि अगर आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो और बिल्कुल कमिटेड वे के साथ उस चीज में आप लग जाते हैं और आप में क्वालिटी है, तो सूनर और लेटर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आई होप कि मैं अपना 100% दूं और आप उसको पसंद करें। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आप देखने के बाद उनको कमेंट किया करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों से। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अभी करीब 400 के करीब सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो अब ये सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। टारगेट तो मेरा ये है कि मैं 9, 10, 11, 12 लगभग इन क्लासेस के जितने भी टॉपिक हैं सभी पे वीडियोस बना करके अपलोड करूं मैं। तो डिपेंड करता है, अगर बच्चों को प्यार ऐसे ही मिलता रहा, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से मैं इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा और आप सब लोगों को उससे फायदा होगा। और इन टॉपिक्स के अलावा भी, जैसे मैं आईआईटी के लिए भी बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूं, तो अगर अच्छा लगा तो लोगों को अप्रिशिएशन मिला अगर मुझे, तो मैं आईआईटी वाले वीडियोस भी बना करके इस पर अपलोड करूंगा। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा नंबर सिस्टम। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं क्योंकि समराइज करता हूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे बेटा, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने देखा है कि 1.1 में भी, 1.2 एक्सरसाइज में भी इस टाइप के बहुत से सवाल आते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, या ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, या ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो इस टाइप के सवाल, एक तो आप नंबर का बेसिक डेफिनेशन अगर जानते होंगे तो कौन सा नंबर किस टाइप का होता है, तो उससे आप कर सकते हैं। दूसरा, एक मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं, इसको भी अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इस फ्लो चार्ट से भी आप उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब एक पार्ट ही बनाऊंगा इसका, क्योंकि इरैशनल नंबर की मैं बात नहीं करूंगा। तो बेटा रियल नंबर जैसे होते हैं उसमें रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर आपको पता है कि सारे फ्रैक्शंस होते हैं। फिर रैशनल नंबर से निकल के बनता है बेटा इंटीजर, इंटीजर से ही निकल के बनते हैं फिर होल नंबर, और होल नंबर से ही निकल के बनते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से ही बेटा फिर आते हैं आपके प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगर इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब के सब रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर से ही निकला है इंटीजर। जितने भी होल नंबर है वो सब इंटीजर है। तो जो नीचे वाला है वो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब होल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे वो सब इंटीजर होंगे, जितने भी इंटीजर होंगे वो सब रैशनल नंबर होंगे, और जितने भी रैशनल नंबर है वो सब रियल नंबर होंगे। लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। ऐसा समझ लीजिए कि जो नीचे वाला है वो उसका बच्चा है, वो उससे निकल के बना है। तो नीचे वाला जो है वो तो सारा का सारा ऊपर वाले के पास है, लेकिन ऊपर वाले के पास कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये है इसका मतलब। तो ये अगर आप फ्लो चार्ट दिमाग में रखेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सब बता सकते हैं। जैसे अगर आप देखो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस करेक्ट, क्योंकि नीचे है होल नंबर। बट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो रॉन्ग। आप देख भी सकते हैं क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों होते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनको सबको होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बच्चे मैंने देखा है अक्सर कंफ्यूज होते हैं बेटा कि पॉजिटिव नंबर की हम बात करते हैं और नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, तो आता है कि 0 आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस पे जरा सोचिए कि क्या 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। देखिए यहां पे मैं फिर से वही बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज का अगर बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर है तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर बेसिक डेफिनेशन में डाउट है तो फिर बेसिक डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो फिर डाउट आ जाएगा। तो जीरो क्या होता है, देखिए पॉजिटिव नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड एज पॉजिटिव नंबर्स। तो क्लियरली जीरो तो जीरो से बड़ा नहीं है, जीरो तो जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब जीरो पॉजिटिव नहीं है। तो नंबर्स विच आर लेस देन जीरो आर कॉल्ड एज नेगेटिव नंबर्स। तो क्या जीरो नेगेटिव है, नंबर्स विच आर लेस देन जीरो आर नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो भी जीरो से छोटा नहीं है, तो जीरो के बराबर होता है। तो यहां से समझ में आ रहा है क्लियरली कि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो को इसीलिए कहते हैं न्यूट्रल नंबर्स। न्यूट्रल नंबर्स। देखिए बेटा एक बात समझिए, अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में जो आएंगे नंबर उनको ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। इनफैक्ट उनको ही नेचुरल नंबर कहा जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। फिर आपसे कहा जाए नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो जेड का ही पार्ट हो सकते हैं। इसको जेड कहना ठीक नहीं होगा वैसे, इसको जेड माइनस कहते हैं बेटा, जेड के ऊपर माइनस लगा देते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए आपका इसको जेड प्लस भी लिख सकते हैं बेटा, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो ना ही इसमें आया ना ही इसमें आया, तो क्लियरली क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। तो अगर जीरो किस में आएगा, अगर आपसे कोई कहे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो तो नेगेटिव नहीं है, इनफैक्ट ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो अगर आपसे कहे कि ऐसे इंटीजर लिखे जो नेगेटिव नहीं है, तो उसमें जीरो आ जाएगा। उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर लिखा जाएगा बेटा तो इसमें जीरो आ जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी जीरो आ जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया जीरो के बारे में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है बेटा इवन या ऑड, तो बताइए जीरो एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? जीरो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अगेन बेसिक डेफिनेशन, जब भी कंफ्यूजन आए मैंने कहा बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान रखिए। इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो दो से डिविजिबल हैं, या दूसरे शब्दों में कहें जिनको दो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आता है। तो अगर हम जीरो को दो से डिवाइड करें तो बेटा देखिए क्वोशिएंट जीरो आएगा और रिमाइंडर भी जीरो आएगा। तो अगर दो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये इवन नंबर हुआ कि नहीं? तो जीरो एक इवन नंबर होता है, ये ऑड नंबर नहीं है, जीरो एक इवन नंबर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है। तो हर इवन नंबर के पहले ऑड नंबर और ऑड नंबर के पहले इवन नंबर आता है। इवन के पहले ऑड आया तो इसके पहले ऑब्वियसली इवन नंबर आएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जब लिखते हैं हम तो इवन ऑड ऐसे चलता है। देखिए इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, इवन है फिर ऑड आएगा। तो जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं तो कॉन्जिक्यूटिवली बेटा एक इवन होगा तो एक ऑड होगा, एक फिर इवन होगा तो फिर ऑड होगा। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जीरो एक इवन नंबर है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने से रह गए थे। मैंने आपसे जैसे थर्ड क्वेश्चन था उसका, अभी देखते हैं, बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन है 1.2 में कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो हम इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर इसमें भी डाउट है किसी को कि रैशनल नंबर को इन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अभी देखेंगे। पहले इसको √5 वाला समझ लेते हैं। तो √5 बेटा अगर राइट एंगल, इसमें दिमाग लगाने की क्या बात है, रटिए मत कुछ चीजों को, समझिए। अगर हम एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करें राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम इसका बेस ले लें 2 और परपेंडिकुलर ले लें 1, तो बेटा बताइए हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज को अगर हम x मान लें तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? x स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो x स्क्वायर बराबर 5 होगा। तो आप देखिए x की वैल्यू क्या आएगी? √5 आएगी बेटा, x की वैल्यू √5 आएगी। तो यही चीज यहां पे हम यूज करेंगे। तो अगर ये बेस इसका ले लें 2 यूनिट और इस पे हम 1 यूनिट का एक लाइन खींच दें, दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं। तो अब ये अगर इस दोनों को जोड़ दें तो देखिए बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसमें बेस क्या है आपका? 2 यूनिट है और ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो √5 यूनिट होगा। तो अगर आप कंपास से इसको लेंथ मार्क कर लें और यहां पे कहीं कट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो ओ ए आएगा,
ओए लेंथ जो होगा ये √5 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती बेटा, देखिए मैं आपको बता दूं, इस बात को ध्यान रखिए, हम लोग कई साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज आपको कठिन लगती है तो आप उसको स्लोली पढ़ा करिए, स्लोली पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आने लगेगी। और अगर कोई चीज चाहते हैं कि कठिन से सरल हो जाए तो उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको स्लोली पढ़िए, और अगर कोई चीज कठिन लग रही है उसको 2 बार या 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे। देखिए कोई भी चीज, हमारे इंसान का दिमाग ऐसा होता है, कोई भी चीज जब हम पहली या दूसरी बार देखते हैं थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कठिन लगती है, लेकिन जब हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो कोई भी चीज अगर आपको कठिन लगती है उसको आप 2 बार 3 बार कर लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि किसी भी मुश्किल चीज को समझने का, और कोई भी मुश्किल चीज, कठिन चीज आसान हो जाए उसके लिए क्या करना है आपको। तो एक्सरसाइज 1.2 इसके जो क्वेश्चंस रह गए थे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगेन बेटा ये वही क्वेश्चन है, एवरी इररेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो देखिए बेटा इसमें जो है, जब आपने फ्लो चार्ट बनाया था तो पहले रियल नंबर लिखा था, फिर इररेशनल नंबर लिखा था। तो ये चूंकि इससे नीचे है तो यस, एवरी इररेशनल नंबर विल बी रियल नंबर। वैसे भी आप समझ सकते हैं क्योंकि जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं वो सब के सब रियल ही होते हैं, तो हर इररेशनल नंबर रियल नंबर तो होगा ही होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर इररेशनल नंबर रियल नंबर होगा, तभी तो हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, करेक्ट, ट्रू। Every point on the number line is of the form √m. Every point on the number line is of the form √m. देखिए बेटा ये भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि किसी भी नंबर को, मान लीजिए कोई भी नंबर है नंबर लाइन पे k, अगर हम इसको मान लें √m के बराबर, तो इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम, तो k² बराबर m मिलेगा। याद रखिएगा किसी भी नंबर का √x का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है √x इंटू √x, और इसका मतलब होता है x। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी अंडर वाले का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको वही नंबर मिल जाता है जो अंडर में लिखा है। तो k बराबर √m है तो k² बराबर m होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नंबर जो k है उसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, कोई भी नंबर जो रियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो अगर उसका स्क्वायर होगा m के बराबर तो m का स्क्वायर रूट तो k होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सपोज करिए मैं बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए किसी भी नंबर को √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √m, मान लीजिए कोई भी नंबर k है उसको हमने √m लिख दिया, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, m बराबर k²। तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर तो कुछ ना कुछ होगा ही बेटा, हर नंबर का स्क्वायर तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो जो उस नंबर का स्क्वायर है उसी का स्क्वायर रूट तो होगा k। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो हम 2 को लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, √4। कोई भी नंबर हो, 2.1 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2.1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, तो हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं कि नहीं बेटा। तो देखिए ये m के बराबर हो गया, तो 2.1 का स्क्वायर जो हो गया वो m हो गया। तो किसी भी नंबर को हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर कोई भी नंबर है k, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, समराइज कर देता हूं आज ताकि आपकी समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई भी नंबर है k और k का स्क्वायर है मान लीजिए m, मान लीजिए k² बराबर m है, हर नंबर का स्क्वायर तो होगा ही, तो मान लीजिए वो m के बराबर है, तो क्या मैं k को √k² लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, यही तो है मान लीजिए m। तो इसका मतलब हर नंबर को √m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर्म का मतलब रूप होता है बेटा, फॉर्म इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहां पे m क्या हो गया, k² हो गया। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। यहां पे कोई भी नंबर k है तो m क्या होगा, k² होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी ट्रू हो गया, यानी कि हर नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये हमने देख लिया।
तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह कंप्लीट। अब एक चीज और है, अगर अभी मैंने इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, लेकिन अगर आपको कोई फ्रैक्शन या कोई रैशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे उसके लिए। देखिए अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया है तो बहुत आसान है, जैसे 1.3 दिया है, पिछली बार हमने 1.3 दिया था, चलिए इस बार कुछ और कर लेते हैं, 2.5, तो यहां पे कहीं जीरो आएगा बेटा, 1 2 3, तो आप देखिए 2 और 3 के बीच का जो एरिया है, गैप है, इसको अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 3 4 5 6 7, थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको, 8 9 10, 3 हो गया ये। तो देखिए बेटा ये जो पहला पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 2.1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.2 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.3 को, 2.4 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.5 को। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं 2.5, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है, सपोज करिए कि 2.56 रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो ये नंबर है, ये वाला पॉइंट है 2.5 और ये पॉइंट है 2.6, तो बेटा इसी को हम थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं। इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये 2.5 है और ये 2.6 है। तो अब ये 2.5 और 2.6 वाला जो गैप था इसको हमने बड़ा कर लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के समझ के बड़ा कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये जो पहला पार्ट है बेटा ये 2.51 है, ये दूसरा पार्ट जो होगा ये 2.52 होगा, ये 2.53 होगा, 2.54 होगा, 2.55 होगा, और ये पार्ट हो जाएगा 2.56। देखिए कुल मिलाकर के डायग्राम तो जो है सो है ही, लेकिन इसका पर्पस क्या है इसको समझना होगा। जैसे 2.56 का क्या मतलब है, नंबर लाइन से यही फायदा है। तो 2.56 ये बेसिकली आपको समझाना चाह रहा है कि नंबर का एक्सपीरियंस, एक फील देना चाह रहा है। तो 2.56 जो नंबर है वो 2.5 और 2.6 के बीच में आता है कहीं। पहली चीज तो जो समझने लायक बात है वो इससे ये है कि नंबर 2.56 कम्स बिटवीन 2.5 एंड 2.6, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि 2.5 और 2.6 के गैप को अगर 10 हिस्सों में बांटा जाए तो जो छठा गैप है, छठा नंबर है वो 2.56 होगा। ये समझने वाली बात है। अब अगर उसी तरीके से अगर ये 2.563 हो जाए सपोज करिए, तो अब आप क्या करेंगे, 2.56 और 2.57 इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, और 2.56 और 2.57 इसके बीच में होगा वो, तो 56 और 57 के बीच को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बेटा वो एक हो जाएगा 561, 562, 563, 564, करते करते 569, फिर 560, इस टाइप से 260। तो 2.561 होगा तो पहला वाला आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है। एक आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में आता है। जैसे 2.5 है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 और 3 के बीच में आता है। उसी तरीके से अगर 2.56 है तो ये समझ में आना चाहिए कि ये 2.5 और 2.6 के बीच में आता है। उसी तरीके से अगर 2.563 है तो 2.563 किसके किसके बीच में आता है बेटा, 2.560 एंड 2.570 इन दोनों के बीच में आता है। तो 60, 61, 62, 63 करते करते 70 तक जाएंगे। तो ये आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा नंबर किन दो नंबरों के बीच में आता है, ये आपको सीखना है नंबर लाइन से। अब अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में अगर दिया है, नंबर लाइन में फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन में अगर दिया है तो कुछ नहीं तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, यही करना होता है। कुछ लोग एक अलग तरीका भी बताते हैं, हालांकि आप सीख सकते हैं। जैसे सपोज करिए 3/5, तो 3/5 ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो इसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3/5 का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, दिस इज 3/5। इस तरीके से समझ लीजिए आप। तो ये 3/5 हो गया। अगर कहीं पे लिखा है टू राइट 3/5, ये इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो टू राइट 3/5, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें बिल्कुल वही चीज होगी जो अभी ऊपर आपने किया है, बस ये 0 और 1 के बीच में था, ये 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 राइट 3/5 है तो 2 से ज्यादा होगा। 2 और 3 के बीच वाले पार्ट को 5 हिस्सों में बांट दीजिए और फिर इसमें तीसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा 2 राइट 3/5। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन अगेन आइडिया वही है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए कि
ये किन दो नंबरों के बीच में ये नंबर लाई करता है, ताकि ये आपको एक अंदाजा मिल सके कि नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जो पर्पस है वो यही है कि आपको समझ में आ सके कि किन दो नंबरों के बीच में ये नंबर आता है। फ्रैक्शन वाले में अगर कंफ्यूजन हो तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज और अगले कंसेप्ट पे, वो है आपका किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, या डेसिमल नंबर अगर दिया है तो उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना। तो सपोज करिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला जिनके डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और दूसरा जिनके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे एक नंबर है 1.234, इसके कितने डेसिमल्स हैं, 1 2 3, 3 डेसिमल्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो इनके डेसिमल्स आप काउंट कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि इसके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है। उसी तरीके से दूसरा नंबर है, सपोज करिए 1.323232 सो ऑन, तो इसके डेसिमल्स तो चलते ही जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इसके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है और इसके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो इन दोनों नंबर्स को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आइए इसको देखते हैं जरा। देखते हैं बच्चों की कैसे किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उसके डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात कर लेते हैं, जैसे 1.325 लिखा है, तो बहुत आसान है। अगर आप इसमें 1.325 का मतलब हुआ 1.325 डिवाइडेड बाय 1, अगर आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करें, देखिए डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसलिए 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा 1325 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें 5 कॉमन है तो आप 5 कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा, तो ये आ जाएगा नीचे कितना 200। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कायदे से देखा जाए, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो समझ लीजिए। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, सॉरी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि 3/5, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे आपके सामने ये है, इसमें न्यूमरेटर देखिए बड़ा है, या 5/3, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन आते हैं इस टाइप के, 2 राइट 3/5 या 3 राइट 1/2, ये सब कहलाते हैं आपके मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहरहाल उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है खाली। तो फिर से ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, फिर से देखिए ये 5 5 जा 25, 5 3 जा, और ये 5 4 जा, और ये 40, तो 53/40, यानी कि 1.325 इज इक्वल टू 53/40। लेकिन कोई भी डेसिमल अगर 1 से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा। ये 1 से बड़ा था इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, अगर 1 से छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका, अगर 1 से बड़ा नंबर है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया है आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके भी डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है। अब आते हैं उन पे जिसके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे 2.32 32 32 एंड सो ऑन। इसको बेटा x मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो पार्ट रिपीट हो रहा है, क्या पार्ट रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है। तो जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको हम एज इट इज रखते हैं, एक सेट एक नंबर में तो ऊपर इक्वल रखा, दूसरे एक और नंबर क्रिएट करते हैं जिसका रिपीटिंग पार्ट वही हो जो कि ऊपर वाले का है। तो देखिए इसमें 32 को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए, लेफ्ट साइड में कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 232.323232 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए फायदा क्या हुआ ऐसा कन्वर्ट करने से, फायदा ये हुआ कि अगर आप नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि डेसिमल पार्ट इसका और इसका सेम है तो वो कट जाएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, डेसिमल पार्ट को हटाना था, क्योंकि दोनों का डेसिमल पार्ट सेम है तो वो कट जाएगा।
तो 100 माइनस 1 क्या बन जाएगा 99x, इधर डेसिमल पार्ट कट गया, इधर 232 माइनस 2, फिर से क्या बन गया ये 230, तो x बराबर क्या आ गया 230 अपॉन 99। फिर से देखिए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे एक नंबर है आपका, सपोज करिए x मान लेते हैं 1.3121212 एंड सो ऑन। इसमें बस ये देखने वाली बात यह है कि इसमें 3 एक्स्ट्रा है, बाकी जो रिपीट हो रहा है वो 1212 रिपीट हो रहा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या करना है, हमको दो ऐसे नंबर बनाने पड़ेंगे जिनका रिपीटिंग डेसिमल पार्ट सेम हो। दो ऐसे नंबर बनाइए। तो पहले 3 को इधर ले आइए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 13.121212 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगाते हैं जनरली, 3 भी लगाया जाता है। फिर 12 को इधर ले आइए तो ताकि रिपीटिंग पार्ट सेम रहे। तो अब 2 डिजिट को इधर लाना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन जाएगा 1000x, तो ये बन जाएगा 1312.121212। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले नंबर, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1000 माइनस 10 ये बन जाएगा बेटा 990x, और ये डेसिमल पार्ट कट जाएगा। 1312 में से 13 गया तो कितना बचा 1299। तो देखिए x बराबर क्या आ गया 1299 अपॉन 990। इसमें 3 कॉमन है, कैंसिल कर सकते हैं, उसको आप कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के इस तरीके से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने जो कल एक बात कही थी मैंने कि इररेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए क्योंकि इररेशनल नंबर जो होते हैं, अगर इसको मैक्स मान लें, जैसे √2 की हम बात करें तो 4 1 4 3 2 6 9 1 8 7 2 1 इस तरीके से आता जाएगा। तो बेटा एक बात समझिए, अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि राइट साइड वाला पार्ट रिपीटिंग नहीं है, तो कभी भी आप दो नंबर को डिफरेंस करेंगे तो डेसिमल पार्ट कटेगा नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको चाहे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं बन पाएंगे जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो, बिकॉज यू कैन नॉट मेक 2 नंबर्स हुज डेसिमल पार्ट इज सेम। तो उनका डिफरेंस लेकर के कभी भी डेसिमल पार्ट कैंसिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी इररेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। समझ में आ गया होगा आई होप कि क्योंकि ऐसे दो नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो। रैशनल नंबर में क्या था, जिनके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग वाले में आसान था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में क्या था, दो नंबर आप ऐसे बना सकते हैं जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो। तो आपने दो ऐसे नंबर बनाए जिसका डेसिमल पार्ट सेम है, फिर उन दोनों का डिफरेंस लिया तो डेसिमल पार्ट कट गया, तो वो फ्रैक्शन बन जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसे दो नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है जिनका कि डेसिमल पार्ट सेम हो, इसलिए इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई एक बात। तो अब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। अब दूसरी बात जो सीखनी है बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया कि कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, उनको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, उनको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो तो क्या आप बता सकते हैं कि किसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा और किसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल है। देखिए कोई भी नंबर दिया है आपको, जैसे कि 123/35 दिया है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने का मतलब होता है इसको जिन नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है इसको लिख सकते हैं। 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। शायद आपने पहले सीखा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि 35 को हमने दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। तो देखिए इसमें एक प्राइम नंबर आया 5 और एक प्राइम नंबर आया 7। तो इसका थ्योरी ये कहता है बेटा कि पहले देखिए थ्योरी समझिए, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो भी समझा करिए, क्योंकि खाली थ्योरी समझने से काम नहीं चलेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थ्योरी पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर उसका रीजन समझाऊंगा। तो थ्योरी ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ
2 and 5 अलोन। अलोन का मतलब जैसे यहाँ पे 5 के साथ साथ 7 भी है, लेकिन अगर कोई नंबर हो इस टाइप का, जैसे सपोज करिए 40 होता, तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 8 यानी कि 5 इंटू 2 क्यूब। तो देखिए इसमें दो ही प्राइम नंबर है, 5 और 2। तो ये आपका इस टाइप का नंबर हुआ जिसमें कि अलग अलग पावर्स ऑफ 2 एंड 5 हो। खाली 5 भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है 25 तो ये 5 स्क्वायर है। 2 एंड 5 अलोन और 2 अलोन और 5 अलोन, ये तीनों चीजें हैं। केवल 2 और 5 के पावर्स हो या केवल 2 के पावर्स हो या केवल 5 के पावर्स हो, तो अगर डिनोमिनेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो ऐसे फ्रैक्शन का जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसका नहीं होगा, 35 वाले का नहीं होगा। 123/40 इसका डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा, सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा। इसमें वीडियो पॉज करके आप सोचेगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं भी बता रहा हूँ, जैसे 123/40 इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 12/25 इसका डेसिमल कैसा होगा, इसको आप लिख सकते हैं 12/5 स्क्वायर, तो टर्मिनेटिंग। या 11/16 इसको आप लिख सकते हैं 11/2⁴, इसका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या अभी मैंने लिखा था 123/40, तो ये 123/5 इंटू 2⁵, इसका डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। देखिए तीनों ही केसेस को समझ लीजिए, इसमें 2 और 5 की पावर्स हैं, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, इसमें केवल 2 की पावर है, इसमें केवल 5 की पावर है। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर को केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों उनके पावर्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है, उसके फ्रैक्शंस क्या होंगे, उसके डेसिमल्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। उसी तरीके से अगर एक नंबर है, सपोज करिए अभी मैंने जो लिखा था 13/35, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 13/7 इंटू 5, तो इसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया। केवल 2 केवल 5 या 2 और 5 दोनों केवल ऐसे ही प्रेजेंट होंगे तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका रीजन समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा, ये मैंने आपको एक बात बताई थी कल पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, ये आपने सुना था। तो अब देखिए ये 5 स्क्वायर है और आपको ये भी पता है कि किसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, जिसके डिनोमिनेटर में अगर 10 बन जाए। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, क्या हम ऊपर नीचे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम ऊपर नीचे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जरा देखिए क्या बन गया, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 100 बन गया। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 100, कुछ भी लिखाओ भाई, 12/100, 12 इंटू 4 48/100 हो जाएगा, ये 48/100, तो ये 0.48 हो गया कि नहीं। तो इसके डेसिमल देखिए टर्मिनेटिंग हो गया कि नहीं। तो ऊपर नीचे अगर आप 2 स्क्वायर से तो कुल मिलाकर कहने का क्या मतलब है, अगर केवल 5 की पावर है या केवल 2 की पावर है या 5 और 2 की पावर है, उसको आप 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। जैसे इस केस में देखिए 2 की पावर 4 है, इसमें हम ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से देखिए ये नीचे क्या बन गया, 10 की पावर 4 यानी 10,000। तो अब जो भी आएगा 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 2 क्यूब इंटू 5 है, तो 5 स्क्वायर की कमी है, तो ऊपर नीचे अगर आप 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 10 की पावर 3 बन गया ना, तो 1000 बन गया कि नहीं। और ये उसी तरह 7, लेकिन इसको आप 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको आप 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 10 नहीं आएगा बल्कि 70 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन सबको 10 की पावर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो इसका रीजन अगर समझ में आ जाएगा तो आप देखिए कोई भी चीज का अगर आपको रीजन समझ में आता है ना, तो उसको आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं, याद भी रहेगा। खाली रटेंगे, इसको बोलते हैं रटना, लेकिन अगर समझ लिया है तो जल्दी से भूलेंगे भी नहीं आप। तो कुल मिलाकर के अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसको आप खाली 2 या खाली 5 या 2 और 5 ये अलग अलग पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका मतलब उसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज उसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव होगा, बट रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग इसलिए होगा क्योंकि फ्रैक्शन हो रहा है, रैशनल नंबर है, तो ये तो पक्की बात है कि उसका डेसिमल क्या होगा, रिपीटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी रिपीटिंग होगा। तो ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ
देखिए किसी भी फ्रैक्शन का, मान लीजिए एक तो आपने समझ लिया कि किस फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा और किस फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब अगली बात जो समझने वाली ये है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डेसिमल मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो क्या हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? मतलब उसके बारे में देखिए एक बात है, जैसे एक नंबर है 1/3, एक नंबर है 2/3, एक नंबर है 3/3। इसका डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें तो बेटा ये आता है 0.33333। 2/3 के डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.666666 लाइक दिस। 3/3 तो 1 ही होता है, इसको तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे एक उसी तरह के एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, इसी तरीके से लिखा है। तो 1/7 होता है बेटा 0.142857। ये मुझे याद है, मैंने सॉल्व करके कर लिया है, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करूँ तो टाइम लगेगा। तो ये पार्ट रिपीट होता रहता है 142857, 142857। एक बात यहाँ पे नई चीज ये समझिए कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर को चेंज ना किया जाए, न्यूमिनेटर में आप कुछ भी रखो 1 2 3 4, तो इसके कितने डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है? 1 डेसिमल। तो देखिए 2/3 में भी कितने डेसिमल टर्मिनेटिंग है? 1 डेसिमल ही टर्मिनेटिंग है। तो 1/7 में कितने डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है? कितने डेसिमल्स रिपीटिंग है? सॉरी कितने डेसिमल्स रिपीटिंग है? 1 2 3 4 5 6 डेसिमल्स रिपीटिंग है। तो क्या आप जानते हैं ये जादू की बात कि 2/7 में भी 6 डेसिमल्स ही रिपीटिंग होंगे, 3/7 में भी 6 डेसिमल्स ही रिपीटिंग होंगे। तो इसका मतलब कोई आपसे पूछ ले अगर कि 359/3 इसमें कितने डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होंगे, तो आपका सीधे बिना डिवीजन का आंसर होगा 1। तो डिनोमिनेटर अगर फिक्स है तो न्यूमिनेटर कुछ भी हो, 1/3 में जितने डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है, एनी न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय 3 उतने ही डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है बेटा? तो ये एक नई बात आपको सीखने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 1/3 में एक डेसिमल टर्मिनेटिंग है, तो कोई भी न्यूमिनेटर हो डिवाइडेड बाय 3 उसमें एक ही डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/7 में 6 डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है, तो कोई भी न्यूमिनेटर हो 1365/7, इसमें भी 6 डेसिमल्स ही टर्मिनेटिंग होंगे, सॉरी रिपीटिंग होगा, सॉरी पता नहीं टर्मिनेटिंग दिमाग से आ रहा होगा, इसमें भी 6 डेसिमल्स ही रिपीटिंग होंगे। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर अगर फिक्स है तो न्यूमिनेटर बदलने से भी नंबर ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ डेसिमल्स विच आर रिपीटिंग वो चेंज नहीं होता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि किन फ्रैक्शंस के डेसिमल टर्मिनेटिंग होंगे और किन फ्रैक्शंस के डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ये समझ में आ गया होगा। किन फ्रैक्शंस के डेसिमल टर्मिनेटिंग किसके होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसके होंगे? जिसमें कि डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 2 और 5 और 2 अलोन और 5 अलोन, इनके जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे। उसके अलावा जो डेसिमल्स आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। बट number of decimals terminating, number of decimals which are repeating will not change if denominator is fixed, will not change by changing the numerator. न्यूमिनेटर को चेंज करने से नंबर ऑफ डेसिमल्स विच आर रिपीटिंग दे विल नॉट चेंज। यानी कि 1/3 में एक डेसिमल रिपीटिंग है तो 2/3, या फिर 123/3 इसमें भी एक ही डेसिमल रिपीटिंग होगा, इसमें भी एक ही डेसिमल रिपीटिंग होगा, इसमें भी एक ही डेसिमल रिपीटिंग होगा। ठीक है बेटा? अच्छा ये तो हो गया एक। और एक और मैं अच्छी बात बताता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, या फिर एक काम कर सकते हैं बेटा कि 1.3 और 1.4 हम इसका एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है वो अगले वीडियो में जो है करेंगे। फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं। अब मैं करता हूँ सॉल्व वो क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था।
मैंने क्या दिया था कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से सब लिखते जाएं, तो जो 140 डिजिट्स हम लिखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन था। तो एक बात समझिए बेटा, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक तो आपके आ गए 9 डिजिट्स। इसके बाद हर नंबर में 2-2 डिजिट होंगे, तो नंबर 10 में 2 डिजिट होंगे, नंबर 11 में 2 डिजिट होंगे, नंबर 12 में 2 डिजिट होंगे, नंबर 13 में 2 डिजिट होंगे, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब आप देखिए 140 डिजिट्स मुझे लिखने थे, 9 ऑलरेडी लिख दिए मैंने, तो अब कितने बचे, 131 बचे, 131 बचे। तो मैं एक काम करता हूं, इसको पहले इवन नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि समझ में आ सके कि कितने नंबर्स लिखे गए। तो अगर मैं 128 डिजिट्स देखूं तो मैं कितने नंबर्स लिखूंगा, 64 नंबर्स लिखूंगा कि नहीं बेटा, 64 नंबर्स ऐसे लिखे जाएंगे। तो 9 के बाद 64 नंबर्स कितने हो गए, 73 तक हो गया, 64 प्लस 9 तो जो 73 लिखा जाएगा। उसके बाद आपका लिखा जाएगा 74 75 76। तो यहां तक जो डिजिट्स हो गए वो तो हो गए 128 प्लस 9 यानी कि 137 डिजिट हो जाएंगे 73 तक। तो 138 139 और 140, तो लास्ट के 3 डिजिट्स ये होंगे 747, लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे 747। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने सिली मिस्टेक किया है। मैं उन बच्चों के नाम बताता हूँ जिन बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है और जिन्होंने ट्राई भी किया है, दोनों लोगों का नाम बताता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में जिन्होंने कमेंट किया है। उन सभी बच्चों के प्रति आई एम थैंकफुल। आप लोगों के ऐसे ही जो रिमार्क आते हैं बेटा, जो एफर्ट आते हैं, वो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से जवाब देते रहिए और ज्वाइन करिए, मतलब पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है बेटा। तो किन किन बच्चों ने जवाब दिया है, भूमिका सिंह क्लास 10 आरके पब्लिक स्कूल, इन्होंने जवाब दिया है 475। थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया बेटा आपसे, 747, क्योंकि देखिए यहां तक 9 डिजिट आ गए और उसके बाद 128 डिजिट में 64 नंबर्स आएंगे। तो 64 का मतलब 9 नंबर तो पहले हो गए, फिर 64 नंबर हो तो 73 नंबर्स हो गए। तो आपने डिजिट कितने यूज किए, 128 प्लस 9 137 डिजिट हो गए। तो 138 139 और 140 डिजिट 747, लास्ट के 3 डिजिट होंगे 747, आपने 475 लिखा है। तो थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक हो गया है भूमिका। आई होप आप अगले वीडियो में अच्छे से करेंगी और सही आंसर देंगी। अनमोल शर्मा, इन्होंने 757 दिया है जवाब, यूनिवर्सल एकेडमी बिजनौर। आप भी बेटा थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, 757 अनमोल शर्मा ने दिया है जवाब। भूमिका सिंह क्लास 10 आरके पब्लिक स्कूल, इन्होंने 747 जवाब दिया है। इनका जवाब बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे बेटा। देखिए किसी भी चीज को हम दिमाग चलाना सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस आप रेगुलरली किया करिए। 747 हर्षित शर्मा आरके पब्लिक स्कूल के हैं, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और राशि भारद्वाज आरके पब्लिक स्कूल से, इन्होंने जवाब दिया है 757। ये गलत जवाब है बेटा, राइट आंसर है 747। आपने शायद 757 यहां से काउंट किया है, जबकि आंसर है 747। थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक है, बट आपने अगर फिर भी किसी ने 757 कहा है या 475 कहा है तो वो भी बिल्कुल नजदीक है आंसर के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिली मिस्टेक है। मतलब आप सब लोगों का दिमाग तेज चलता है, इंटेलिजेंट है, शार्प है आप लोग, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक अवॉइड करिए और अगली बार आप सही आंसर दे पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बेटा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम हर टॉपिक पे पूरे वीडियोस आपके बना करके, हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, प्लस उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे और हम ये सब कुछ बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। बस थोड़ा सा आप लोग भी हमें मोटिवेट करिए बाय लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट टू योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।